हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, this is all about me. These are my credentials. My name is Ashik Hussain and I am a CHEK expert and I have done my MSc in chemistry with B.Ed and I have qualified all these exams, and apart from it I have got a 7 years teaching experience. So okay guys, today we are going to discuss one of the most current topic. So today we are going to discuss guys न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हमारी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, जो कि एक बर्निंग टॉपिक है और आप सब लोग जानना चाह रहे थे और मेरे पास भी काफ़ी कमेंट्स आए लोगों के और काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि सर आप एक वीडियो कर लीजिए किसके ऊपर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो गाइस थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ विद डिटेल नोट्स के साथ में, और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बारी बारी से। आप चाहे कोई भी हो, आप लोग क्या है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आप कोई टीचर हो, आप अगर एक पेरेंट्स हो, आप कोई गार्जियन हो, आपके छोटे भाई बहन है या कोई कॉलेज में पढ़ता है, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं सबको अफेक्ट करती है। चाहे आप एक टीचर हो, आप कोई भी हो, XYZ, अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत क्या लाने जा रहा है, एक रिवॉल्यूशन लाने के लिए जा रहा है। और आपको पता है कि 29 जुलाई को ये जो हमारा कैबिनेट में क्या हो चुका है, पास आउट हो चुका है, बस अभी बाकी बचा है पार्लियामेंट तक, और जैसे ही पार्लियामेंट में चला जाएगा ये हमारा बिल क्या बन के आ जाएगा, वापस वहाँ से एक्ट बन के वापस आ जाएगा और एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं। चलिए जैसे आप लोग की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आफ्टर 34 ईयर्स, मतलब कहाँ की बात चली है, 34 साल के बाद गाइज, राजीव गांधी के टाइम की बात चली। 1986 में जब राजीव गांधी इस देश के पीएम थे, उस टाइम पे जो एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और आफ्टर 34 ईयर्स जो आज हमारे टाइम पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में आज ये नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया, मतलब कैबिनेट ने पास कर दिया गया है। और जानते हैं इसके मुख्य तत्वों के बारे में, जानेंगे हम लोग, डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, कहाँ इस चीज़ को किस तरीके से आपको और हमें अफेक्ट करती है और क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या दुनिया बदलेगी, क्या इंडिया भी पूरी दुनिया के सामने कंधे से कंधा मिला करके एजुकेशन सिस्टम, जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या ये बदलने वाली है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, क्या इट विल बी अ बैकबोन, क्या ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी, इट विल बी ए फाउंडेशन स्टोन, क्या ये मील का पत्थर साबित होगा। इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं गाइज, आप लोगों के लिए बिल्कुल डिटेल नोट के साथ बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, बिल्कुल फॉलो ऑन पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों के लिए चीज़ों को लेकर के आया हूं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जर्नी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज, हम लोग इसकी जर्नी देखते हैं, यात्रा देखते हैं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये सिर्फ एक दिन का एफर्ट नहीं है गाइज। इसकी जो बात शुरुआत हो जाती है, इट वॉज इन द मैनिफेस्टो। जब 2014 की बात कर लेते हैं, जब हमारी एनडीए गवर्नमेंट जब इलेक्शन के टाइम पे उसने अपना मैनिफेस्टो, जिसको हम लोग घोषणा पत्र कहते हैं, वो जारी किया, तो उसने अपने मैनिफेस्टो में इस पॉइंट को पिन पॉइंट किया था। इट वाज इन द मैनिफेस्टो ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ 2014। 2014 के इलेक्शन के टाइम पे उसने इस चीज को कहा था कि वी विल चेंज द एजुकेशन सिस्टम। हम लोग किसको चेंज करेंगे, ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उस चीज के अंतर्गत चेंज लेकर के आएंगे। टू ग्रो, उन्होंने कहा था टू ग्रो अवर कंट्री वी हैव टू मॉडिफाई द एजुकेशन सिस्टम। एज यू नो वेरी वेल दैट कि अगर आप लोग देश को बदलना चाहते हैं तो उसके एजुकेशन सिस्टम को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो तुम्हारे मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड चले आए हैं, उनको में रिवोल्यूशन लाना ज़रूरी है, उनके अंदर चेंज लाना जरूरी है। अगर चेंज नहीं होगा तो हम लोग उससे पीछे रह जाएंगे और दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी। और गाइस कहीं ना कहीं आज भी आप लोग देख रहे हैं कि दुनिया के साथ अगर कंधे से कंधा मिलाना चाहते हैं तो जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो फैसला है ये बिल्कुल सही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये बिल्कुल सही है। जरा देख लेते हैं किस तरीके से। तो गाइज, नेशनल हायर एजुकेशन विल बी 2020 एक्सेप्टेड बाय कैबिनेट ऑन 29 जुलाई। और ये कल की बात है कि 29 जुलाई के दिन जो हमारी कैबिनेट है, नेशनल हायर एजुकेशन बिल है, अभी ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है। आप लोगों को पता है मेजोरिटी की गवर्नमेंट है सेंटर में, और ये आसानी से हमारा पार्लियामेंट में भी पास आउट हो जाएगा और बहुत जल्दी ये एक्ट की फॉर्म में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और जिस दिन ये एक्ट बन जाएगा उस दिन में हम लोग इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे डिटेल नोट के साथ में। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इट विल बी प्लेस्ड इन द पार्लियामेंट फॉर द एक्सेप्टेंस। अभी तो ये रखा जाना है, वही मैंने आप लोगों से कहा। तो 1986 एजुकेशन पॉलिसी बाय राजीव गांधी इज नाउ आफ्टर 34 इयर्स। मतलब जो मैं बता चुका हूं कि 1986 में जब राजीव गांधी जी उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बाद अब हमारे 34 साल के बाद में ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। किसके अंतर्गत, एजुकेशन
पॉलिसी के अंतर्गत। एंड फर्स्ट कमेटी, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने ये अभी इंस्टेंट नहीं कर दिया, चेंज किया, रातों रात चेंज कर दिया। फर्स्ट कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 2015, 2015 में बनाई गई हमारी कौन सी पहली कमेटी, और जो जिसके जो चेयरमैन थे वो थे हमारे TSR सुब्रमण्यम, एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी थे, एंड वाज द हेड टू द गिव रिकमेंडेशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू गिव द 5 मेंबर्स। तो इनको 5 मेंबर्स के साथ में इनकी कमेटी बनाई गई थी, जिसके जो हमारे चेयरमैन थे वो थे हमारे कौन, TSR सुब्रमण्यम साहब, जो कि एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके थे। लेकिन ये जो थे ही वाज फेल, उनको इनकी ये और इनके जो 5 मेंबर्स की जो कमेटी थी वो फेल थी। क्या देने के लिए, अपने जो सजेशन मांगे गए थे वो सजेशन इन्होंने प्रॉपर्ली काम नहीं किया, और कुछ कह सकते हैं कुछ कमी रह गई, उस वजह से ये अपने रिकमेंडेशन नहीं दे पाए। तो चलिए फिर क्या होता है, लेटर ऑन आफ्टर 1 ईयर, उसके 1 साल के बाद में इन 2016 अनदर कमेटी अंडर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नाम याद रखिएगा गाइस, ये जो नाम है ना, किसकी बात चल रही है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, एक्स चेयरमैन ऑफ इसरो। ये क्या भी रह चुके हैं, ये इसरो के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। और प्रेजेंट की बात कर लूं तो वाइस चांसलर है कहाँ के, राजस्थान यूनिवर्सिटी के। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो है मिस्टर के कस्तूरी रंगन, ये ही इज द पर्सन, ही इज द हेड ऑफ द कमेटी, पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट ऑन 31 मई। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 31 मई 2019 को इन्होंने क्या किया, अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया गवर्नमेंट के सामने, विच वाज एक्सेप्टेड बाय द कैबिनेट ऑन 29 जुलाई। जी हाँ, हम लोग कल ही की बात कर रहे हैं, दैट इज 29 जुलाई 2020 की बात हो रही है। और कल ही को क्या आया था, उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट भी आया था। चीजों को इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और फाइनली इस चीज को कैबिनेट ने पास आउट कर दिया। तो ये है फाइनल हमारी जर्नी, किसकी बात चल रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात चल रही है। 34 साल हो चुके हैं, 34 साल के बाद रिवॉल्यूशन लाया गया है इसके अंतर्गत। और इस टाइम पे जो आप लोग देख रहे हैं हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो एनडी की है, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो कौन है हमारे, वो अमित शाह जी हैं। और बात कर लेते हैं हमारे HRD मिनिस्टर, जो कल तक हुआ करती थी HRD मिनिस्टर कैबिनेट में इस बिल को पास होने से पहले, अब जो कि क्या हो चुका है, एजुकेशन मिनिस्ट्री बन चुकी है, शिक्षा मंत्रालय बन चुका है। शिक्षा मंत्रालय के जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है हमारा रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनके नेतृत्व में ये सारी की सारी चीजें हो गई हैं। तो फाइनली इस तरीके से जर्नी यहां से यहां तक की चल करके आ जाती है। चलिए जान लेते हैं इसके आगे के की पॉइंट्स। तो गाइस जो की पॉइंट्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप टू 12th, मतलब अप टू 12th क्लास तक के लिए जो की पॉइंट्स हैं उसको बारी बारी से हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। चलो देख लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो ये कहता है, सबसे पहले कहता है HRD इज नाउ एजुकेशन मिनिस्ट्री। जो HRD मिनिस्ट्री हुआ करती थी, अब से उसका नाम क्या हो चुका है, ये हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री बन चुकी है, शिक्षा मंत्रालय बन चुका है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले जो हम लोग पढ़ते थे कौन सा सिस्टम, 10+2 का जो सिस्टम पढ़ते थे, अब वो क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। अब हमारे पास में कौन सा सिस्टम है, 5+3+3+4 सिस्टम है। अब चलिए समझ लेते हैं क्या होता है गाइस हमारा 5+3+3+4, 5+3+3+4। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करता है, जरा ध्यान से समझ लीजिए क्या कहना चाहता है। देखिए गाइस, ये जो है इसमें बड़ा दिमाग लगा करके बनाया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, और ये चाहते हैं कि जो पहले ध्यान दिया जाता था वो आफ्टर 12th ध्यान दिया जाता था कि बच्चे के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है, तो आफ्टर 12th सोचा जाएगा कि वो कौन से कोर्सेज करेगा, है ना। तो इस बारे में जो ध्यान दिया जाता था बच्चे की, वो दिया जाता आफ्टर 12th कि बेटा आप ये काम कर लो, उसके बाद में ये स्किल सीख लो, इसके बाद में ये स्किल सीख लो। स्किल इंडिया के अंतर्गत कहेंगे कि स्किल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अब जो गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, पहले से ही टारगेट कर रही है, उसने क्या कर लिया है, जो चीजें हैं, जैसे सबसे पहले बात करता है जो 5 साल की जो एज है वो यहीं से टारगेट करना शुरू कर रही है। मतलब जो अब इंप्लीमेंट किया जा रहा है सारी की सारी चीजों का, वो स्टार्टिंग से ही किया जा रहा है। बात कर लेते हैं 5 की, मतलब जो शुरू के 5 साल हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। किसी की भी स्टोन को रखने के लिए, किसी के भी फाउंडेशन स्टोन को रखने के लिए, नींव के पत्थर को रखने के लिए, नींव रखने के लिए एक बच्चे के अंतर्गत ये जो 5 साल होते हैं बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या चेंजेस आ गए हैं उसको देख लीजिएगा। क्या कहता है, जो PNC, NC, KG और ये जो 1 और 2, मतलब ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, ये जो हमारी ओवरऑल ये जो 5 क्लासेस आप लोगों के सामने दिखाई दे रही हैं, PNC, NC, ये जो प्ले ग्रुप की बात चल रही है, ये सारे के सारे जो आते हैं और फर्स्ट और सेकंड क्लास तक क्या किया जा रहा है, फाउंडेशन स्टेजेस एंड स्टडी विद गेम, दैट इज द प्ले वे मेथड का यूज किया जाएगा। मतलब खेल खेल में पढ़ाई होगी। कोई भी किताबों का मतलब कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज आप अपने लर्नर को नहीं दे सकते हैं, बच्चों को खेल खेल से सिखाएंगे आप। प्ले वे मेथड का सबसे बड़ा ग्रेट यूज आप लोगों को यहीं पे देखने के लिए मिलने वाला है। शुरू के 5 साल में जो बच्चा सीखेगा, आपका जो बेसिक चीजें सीखेगा
सीखेगा वो प्ले वे मेथड के द्वारा सीखेगा, किसी भी थ्योरी की जरूरत नहीं है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग से चीजों को सीखा जाएगा। और मैं हमेशा से कहता था और आज भी मैं कहता हूं, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं गवर्नमेंट के, कि गवर्नमेंट ने फाइनली इस चीज को इंप्लीमेंट कर लिया है। अब वो बच्चों को सिखाने के लिए प्ले वे मेथड का यूज करने लग गए हैं शुरू के 5 साल में। तो ये हो गया हमारा +5 पहले। उसके बाद जो आगे के 3 साल हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 3rd 4th एंड 5th। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 3rd की, 4th की और 5th की। तो यहां पे क्या कहा है इन्होंने, ये कहा है कि जो बेसिक्स ऑफ मैथ हैं, जो क्लास के जो मैथ के हैं, साइंस के और जो ह्यूमैनिटीज की जो बेसिक्स चीजें हैं, उन चीजों को सिखाया जाएगा क्लास 3rd में, 4th में और 5th में। उससे पहले आप लोग बच्चे को कुछ नहीं बताएंगे, सारी चीजें किससे करवानी है, प्ले वे मेथड के द्वारा बच्चे को सिखाना है। एडिशन सिखाइए, सब्सट्रैक्शन सिखाइएगा, लेकिन उसे कोई थ्योरी नहीं सिखाएंगे। आप एडिशन करने सिखाना है, आप लोग उसके हाथ में ऑब्जेक्ट देंगे, प्ले वे मेथड के हिसाब से सिखाइएगा। आप सिखाइएगा कि बच्चे एक एप्पल ये है, दूसरा एप्पल ये है, दोनों को मिला के कितने एप्पल हो गए, आप ऐसे काउंटिंग सिखाएंगे। आप जरा सा भी किसका यूज नहीं करने की कोशिश करेंगे, थ्योरेटिकल मेथड का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइस अगले। अच्छा, तो ये हमारे 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, 5+3 का सिस्टम हो गया। नेक्स्ट जो 3 क्लासेस हैं हमारे, जो 3 इयर्स हैं, दैट इज 6th 7th एंड 8th। अब यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से देखिएगा गवर्नमेंट ने किस तरीके से हमारे लर्नर के लिए क्या रख दिया है। वो चाहता है कि उसकी जो स्किल्स हैं वो एनहेंस होना शुरू हो जाए। बच्चा 6th क्लास से ही चीजों को करना शुरू हो जाए, सीख जाए, सीखना शुरू कर दे और उसके अंतर्गत मास्टरी लेकर के आए। ये चाहती है हमारी गवर्नमेंट, और ये कहती है कि 6, 7, 8 में स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट और ऐसी ही बहुत सारी चीजों को सिखाया जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं किसकी बात चल रही है, कंप्यूटर कोडिंग की बात चल रही है। कंप्यूटर कोडिंग यहां पे इंक्लूड कर दी है गवर्नमेंट ने। कहां की किसकी बात कर रहे हैं, 6th क्लास से, मतलब 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जहां बच्चा ये चीजें सीखता था आफ्टर 12th ग्रेजुएशन में जाकर के लोग सीखा करते थे, अब उन चीजों का इंप्लीमेंटेशन जो होने लग गया है वो 6th 7th 8th में होने लग गया। आप लोग समझिए कि आप बच्चा, हम जो हमारा लर्नर है, एज यू नो वेरी वेल दैट कि जो आज की हमारी जो जनरेशन है वो कितनी ज्यादा फास्ट है, कितनी ज्यादा एडवांस है। वो मोबाइल्स में पबजी भी खेल सकती है, वो मोबाइल्स के अंदर बड़े से बड़ा गेम चला सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कंप्यूटर का यूज जानते हैं और आप और हमसे कहीं बेहतर जानते हैं, और उनकी जो ये जनरेशन है वो कंप्यूटर को, टेक्निकल के यूज को, जो टेक्निक का जो यूज है, हमारा जो डिजिटल इंडिया है उसको बड़े अच्छे से समझती है। इसलिए इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया है कि उसके अंतर्गत क्या हो जाए, जो ये जो स्किल्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो जाए। और ये दिस पॉलिसी हैज बीन ऑलरेडी टेकन इन चाइना। आपको पता है कि जो चाइना के अंदर जो घर घर के अंदर जो बच्चा मिलेगा वो आपको कोडिंग में मास्टर मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके जो 6th 7th 8th में वहीं पे इन चीजों को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। तो हमेशा इंडिया ने भी क्या किया है, दूसरी की पॉलिसी को इस बार अच्छे से इंप्लीमेंट किया है, दूसरी की अच्छाइयों को अच्छे से अपने अंदर एमुलेट किया है। और हमारे यहाँ इंडिया के अंदर भी रेवोल्यूशन आने वाला है दोस्तों। ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये होगा कि जो हमारे 6th 7th 8th के जो बच्चे अब पढ़ने के लिए आएंगे स्कूलों में, तो वो सीख चुके होंगे, किसको कोडिंग जानते होंगे, वो ऐप डेवलपमेंट के बारे में जानते हो, किस तरीके से ऐप बनाए जाते हैं। और गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आगे की जो एजुकेशन पॉलिसी होगी टोटली बेस्ड होने वाली है किसके ऊपर, स्किल्स के ऊपर। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइज। तो हमारा ये 3+3 का सिस्टम यहां पे खत्म हो जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जो 4 इयर्स बचते हैं। तो 4 इयर्स बचते हैं, तो ये है हमारे 9th 10th 11th एंड 12th। तो 9th 10th 11th 12th भी कोई यूं ही नहीं जाने वाले हैं गाइस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। क्या कहना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि एनालिटिकल अप्रोच एंड द गोल डेवलपमेंट डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट। और ये कहता है कि भाई जो भी हमारे यहां से एनालिटिकल अप्रोच लगाई जाएगी, मतलब बच्चे का एनालिसिसमेंट शुरू किया जाएगा। यहाँ पे समेटिव एनालिसिस नहीं करना है, समेटिव असेसमेंट नहीं करना है, हम लोग को फॉर्मेटिव करना है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में करना है। और जो जैसे उसके गोल होंगे उसको उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। मतलब अगर आप मान लीजिए आप 9th में आप क्रिकेट खेलने में के शौकीन है ना, और टीचर आपको फेल करने में बिल्कुल तैयार बेटा कि अगर तू खेलने के लिए गया है ना, आपसे कहते हैं कि बेटा अगर आप खेलते रहोगे, साल भर क्रिकेट खेलोगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता गाइस। अगर किसी बच्चे का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्रिकेट है या कोई और स्पोर्ट्स गेम्स है और बच्चा उसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है और वो एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो टीचर के पास में कोई राइट नहीं बनता कि उसको फेल कर दे। टीचर ये देखेगा कि हाँ जिस फील्ड में वो जा रहा है उसके अंदर मास्टरी ऑब्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे टोटली डिपेंड, जो हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसके ऊपर डिपेंड हो गई है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट गेम्स में है तो टीचर को उसके ऊपर डंडा नहीं दिखा सकता कि मैं तुझे फेल कर दूंगा। समझ रहे हैं? मतलब अब यहाँ जो लर्नर है उसको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसका जैसा नेचुरल होगा वो, मतलब जैसा उसके अंदर उसकी पोटेंशियल होगी, जैसा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसी डायरेक्शन में वो जा सकता है, उसी में अपनी लाइफ को बना सकता है। वरना
वरना ऐसा नहीं था जैसे पहले था कि लोगों को पता था कि मुझसे खेलना क्रिकेट था, लेकिन उसने जानबूझ करके 2-3 साल वो एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत दिए, 9th किया, 10th किया, 11th किया, 12th किया, 12th के बाद जाकर कोई एकेडमी को ज्वाइन किया तो उसकी जिंदगी के 4 साल क्या हो गए, उसे पीछे लेकर के चले गए ना, दूसरे प्लेयर्स उससे आगे निकल गए। अब ये बच्चा जो है हमारा जो लर्नर है वो 9th क्लास से ही जो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा वहीं को उसी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में आगे बढ़ेगा और उसी में क्या करेगा, मास्टरी हासिल करेगा और दुनिया के साथ कॉम्पिटिट करेगा। सो गाइज आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये जितनी पूरी ओवरऑल द वर्ल्ड जिसमें जो बेस्ट चीजें हैं उन चीजों को सबको एक एक पॉइंट कर करके लेकर के आया गया है और उन सारे पॉइंट्स को हमारी एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया है। और ये आपके और हमारे लिए जो आने वाली जनरेशन है, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो कंपीट कर सके, दुनिया से कंधा मिला सके, उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं गाइज किसकी, स्ट्रीम्स ओवर नो साइंस। आप भूल जाइए गाइज आप लोग कि आप कभी साइंस के स्टूडेंट थे, आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे, आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट थे। नो गाइज, देयर वोंट बी एनी टाइप ऑफ स्ट्रीम। आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। और क्या होने वाला है कि जैसे आप लोगों को क्या पढ़ना है, मैथ के साथ आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, लेकिन क्या हो गया भाई, आप अगर मैथ्स ले लेंगे तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप मैथ के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो नोबडी इज गोइंग टू बी स्टॉप यू। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जैसा चाहें आप वैसा पढ़ सकते हैं, जिस सब्जेक्ट को चाहें आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। पूल बना दिए जाएंगे आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, जो सब्जेक्ट आपको चूज करने वो आप चूज कर सकते हैं और टीचर उसको पढ़ाएगा आपको। आप जिस टीचर से चाहें उस टीचर से पढ़ सकते हैं। अब एक चीज का फायदा यहां ये भी हो जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्कूल्स में क्या होता है कि जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो साइंस के टीचर्स को जानते हैं, उन्हीं की रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ होता है ना कि भाई ये हमारे टीचर हैं तो हम बस इन्हीं के आगे शीश झुकाएंगे या उनको रिस्पेक्ट देंगे। अब यहां ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप किसी के भी, सारे टीचर्स से आपका क्या पढ़ने वाला है, सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं है, कोई स्पेशली कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है, कोई ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट नहीं है। अब सारे टीचर्स इक्वल हैं। आपको कभी भी किसी भी टीचर की जरूरत पड़ सकती है और सारे के सारे लर्नर्स को भी आप कौन जानेंगे, सारे के सारे स्कूल के टीचर्स जानेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक बहुत अच्छा स्टेप है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा था इंडिया के अंतर्गत, उस चीज को चेंज करने के लिए आगे काम कर रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। और गाइस अभी तक आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अच्छी चीजें हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। और ये क्या कहता है, की पॉइंट्स, और आगे भी अभी तक चल रहे हैं। क्या कहता है भाई, कंपल्सरी ऑफ इंग्लिश। जो कंपल्सन था इंग्लिश का, मतलब ये सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़नी है तो 5th क्लास तक आपके लिए सब्जेक्ट में इंग्लिश शामिल होगी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कौन सी क्लास तक की बात चल रही है, अप टू 5th क्लास तक देयर इज नो कंपल्सन। कोई भी इंग्लिश का कंपल्सन नहीं है कि बच्चों को अगर इंग्लिश नहीं आ रही है, कि हमारा बच्चा इंग्लिश नहीं बोल रहा है तो हमारी शान हिटी हो जाएगी या हमारी शान में कमी आ जाएगी या कहीं पे इज्जत बेइज्जती का सवाल हो जाएगा इंग्लिश में। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल्स रीजनल लैंग्वेजेस को क्या करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। और ये इसलिए है ताकि हम लोग जो चीजें सीखें, और सिंपल सी चीज, इस चीज के लिए गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर एम्फेसिस करती है कि जो हमारा लर्नर होता है वो अपनी मातृभाषा में सबसे ज्यादा अच्छी चीजें सीखता है। तो आपकी जो लोकल लैंग्वेज कुछ भी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, कोई सी भी आप लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसके अंतर्गत अप टू 5th तक आप अपने लर्नर को क्या प्रोवाइड कराएंगे, उसको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। और देयर इज नो कंपल्सन ऑफ इंग्लिश। अब इंग्लिश का कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन फिर भी आनी चाहिए। अच्छी चीज है, आप लोग सीखते हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोग नहीं सीख पाते हो, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में ज्यादा से अच्छे समझते चीजों को, तो उसी को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कोडिंग फ्रॉम द 6th क्लासेस ऑनवर्ड्स। और इंटर्नशिप के साथ में 6th क्लासेस के साथ में आप लोगों को क्या मिल जाएगी, कोडिंग। मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। 6th क्लास से कोडिंग, डिकोडिंग सिस्टम करना शुरू कर देगा हमारा बच्चा, लर्नर को आ जाएंगी। हालांकि ये जो चीजें हैं ये लर्नर्स के लिए तो बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन जो आने वाले टीचर्स हैं गाइस, आप और हम और आप लोगों को और हम लोगों को कहीं ना कहीं क्या होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा इन चीजों के साथ में, कोडिंग डिकोडिंग के साथ में। अगर आप लोग फ्यूचर टीचर्स बनने जा रहे हैं तो ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। देख रहे हैं आप लोग 6th 7th 8th में ही अप्लाई हो चुकी है कोडिंग डिकोडिंग। मतलब जितने भी लोग ये समझ लीजिए जो LT क्लासेस के टीचर बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, अब उनको इन सारी चीजों को, स्किल्स के बारे में सीखना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। मतलब गाइस अब ये ओवरऑल 360 डेवलपमेंट अब है रियल मीन में। अब ये सारे के सारे संपूर्ण ज्ञान की बात करता है, मतलब संपूर्ण डेवलपमेंट की बात करता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगा आपके लर्नर का। फाइनली इट्स गोइंग टू बी हैपन। और फोकस करता है किसके ऊपर, मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर, उसका जो मानसिक विकास है उसके ऊपर।
आगे हम लोग बात कर लेते हैं, रिपोर्ट कार्ड विल शोन दीज ऑल कंप्रहेंसिव डिटेल्स, मतलब आप रिपोर्ट कार्ड्स में केवल मार्क्स और ग्रेड्स नहीं दिखाई देंगे, उसके अंदर जो उसकी स्किल्स हैं, आपके बच्चा क्रिकेट में कैसा है, फुटबॉल में कैसा है, ये सारी चीजें वो अपने हिसाब से फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सबके अलग अलग होंगे। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो रिपोर्ट कार्ड था जिसमें ग्रेडिंग और कोडिंग सिस्टम चलते, ग्रेडिंग और मार्क्स दिखाई देते थे, अब उससे अलग चीजें दिखाई देने वाली हैं, और उसके अंदर आप देख पाएंगे कि जो आपका बच्चा है उसका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो किस तरफ लेकर के जा रहा है, और इट विल हेल्प टू द टीचर्स एंड टू द also the parents to decide that what is the actual strength of their children, उनके जो बच्चे की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो क्या है, और उनको अपने बच्चों को किस फील्ड में या किस डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोविजन एंड मार्क्स ऑफ दोज विल बी एडेड। अब जरा ध्यान से समझ लीजिए, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है। सपोज दैट क्या आप लोग थ्योरी में इतने अच्छे नहीं है, लेकिन आपके पास में जो नॉलेज है वो आपकी कमाल की है, मतलब आपके जो एपिक आंसर्स है, मतलब बिल्कुल हाजिर जवाब है, आप जो चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब यू आर गाइज अ काइंड ऑफ, अगर मैं इस चीज को यहाँ रिलेट करूं कि अगर आप लोग ने देखी हो गया 3 इडियट देखी हो, तो आप जो चतुर का जमाना है वो बिल्कुल चला गया है, मतलब रट करके चीजें करने वाली जमाने चले गए हैं। आपका क्या किया जाएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, क्या देने से पहले, आपको मार्क्स देने से पहले। अगर सपोज दैट क्योंकि थ्योरी में अच्छा है तो थ्योरी में अच्छा है, लेकिन उसके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है, मतलब वो थ्योरी पढ़ ली उसने लेकिन प्रैक्टिकली उसका यूज नहीं जानता है। एक दूसरा बच्चा उसने थ्योरेटिकल नॉलेज तो कम है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है उसके पास में, तो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, और अगर उसके थ्योरी में मार्क्स कम आए लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में उसके मार्क्स ज्यादा आए, तो उसके जो ज्यादा वाले मार्क्स है एप्टीट्यूड टेस्ट के उसके अंदर शामिल कर दिए जाएंगे, और इट विल बूस्ट द स्कोर और इट विल इक्वलाइज। अब जो चीजें होने वाली हैं बराबरी का खेल होने वाला है, मतलब अगर आप समझते हैं ना वो जमाने चले गए कि मतलब चीजों को सिर्फ पढ़ लो रट लो, रात भर रट्टा मारो, सुबह एग्जाम देकर आगे अगले दिन से भूल गए, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा तो बता देगा दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए गाइज नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। मजा आ रहा है गाइज, मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाने में मजा आ रहा है, समझाने में मजा आ रहा है। आई होप कि मैं तो ये चाह रहा हूं कि एजुकेशन पॉलिसी जल्द से जल्द लागू हो जाए देश के अंदर, तो जो चीजें हैं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो जल्द से जल्द क्या हो जाए, टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एथिक्स एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड। तो गाइस एथिक्स के ऊपर जरा गवर्नमेंट ने ज्यादा ध्यान दिया है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनके अंतर्गत क्या आ जाए, नैतिक शिक्षा, जो नैतिक ड्यूटीज है, मॉरल ड्यूटीज हैं, उसके बारे में बच्चे जान लें, उनके अंतर्गत नैतिकता हो और वो अच्छी अच्छी चीजों को करते चले जाएं, मतलब उनके अंदर नैतिकता का विकास हो। इस चीज को उन्होंने स्टार्टिंग से ही बच्चों के अंतर्गत रखने के लिए निर्णय ले लिया है। मतलब आप लोगों को मॉरल साइंस पढ़नी है और सिर्फ पढ़नी नहीं, समझनी भी है और उसको लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना है, ताकि जो हमारे फ्यूचर जो हमारे बनने जा रहे हैं सिटीजन, जो हमारी जनरेशन बनने वाली है वो एक अच्छी सिटीजन्स हों और एक अपने देश के बारे में सोचने वाले हों, जिनके अंदर जो हमारा देशभक्ति की भावना से लेकर के छोटे बड़ों का आदर करना, सत्कार करना, वो सारी की सारी चीजें शामिल हो। मतलब हम इंडियन कल्चर को भी यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडियन कल्चर ताकि इस दुनिया से खत्म ना हो जाए, ताकि वेस्टर्न कल्चर यहाँ पूरी तरीके से डोमिनेट ना कर जाए, इसलिए चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज आफ्टर 12th, 12th के बाद क्या होगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद में ये कहती है कि प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट कॉलेजेस विल हैव द सेम सिलेबस। गाइस अब कोई सिलेबस का टेंशन नहीं है, सबका सिलेबस क्या होने वाला है, सेम। प्राइवेट कॉलेजेस हो, एमपी का हो, यूपी का हो, थ्रू आउट द इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, पूरी इंडिया में जो सिलेबस होने वाला है सबका सब सेम होने वाला है। कोई ये नहीं बोलेगा कि हम इस बोर्ड से पढ़ के आए, हम इस बोर्ड से पढ़ के आए, सबके सबका। और इसकी जिम्मेदारी ली है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी विल इंश्योर दैट, एनसीईआरटी इस चीज को इंश्योर करेगी कि जो सबका सिलेबस हो, सबका सेम हो, एक जैसा हो, सब लोग एक जैसी चीजें पढ़ेंगे, एक जैसे आगे बढ़ेंगे, सबका नॉलेज, सबके लेवल एक जैसा होगा। और इसके लिए इन्होंने किसको असाइन कर रखा है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ को क्या कर रखा है, असाइन कर रखा है, एस्टैब्लिश कर रखा है, जो इस चीज का ख्याल रखेगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। सारी यूनिवर्सिटीज जो होंगी उन सबके लिए एक कॉमन एग्जाम देना होगा। अब ये कुछ नहीं है कि पंतनगर यूनिवर्सिटी का एग्जाम अलग हो रहा है, डीयू का एग्जाम अलग हो रहा है, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्जाम अलग हो रहा है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब सारी की सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में बैठना होगा, और आप अपनी चॉइस ऑफ सेलेक्ट के हिसाब से किसी भी यूनिवर्सिटी को पिन पॉइंट कर सकते हैं। हाँ, इस चीज में आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, जो एक्सेप्ट लीगल एंड जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए आज भी वही सिस्टम है। जैसे नीट की बात कर लीजिए, या दूसरे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए जो सेपरेट सिस्टम है उनको अलग ही रखा गया है, क्योंकि ये पहले से अलग एग्जाम कंडक्ट कराते चले आ रहे हैं, तो इनको इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है ना गाइस, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर 12th क्या कर सकते हैं। अच्छा, सपोज दैट कि आपने 1 साल का आपका मन हो रहा था बीटेक करने का, या 1 साल का आपका मन हो रहा था, जैसे मन तो ये हो रहा था कि मैं बीटेक करूं, लेकिन आपको बीटेक करने के बाद में पता चला यार बीटेक इज नॉट अ काइंड ऑफ, अच्छा नहीं है। 1 साल का बीटेक कर लिया, छोड़ दिया, या 2 साल का कर लिया, छोड़ दिया, कंप्लीट नहीं किया, तो पहले वो 1 साल 2 साल क्या हो जाते थे, खत्म हो जाते थे, बर्बाद हो जाते थे। लेकिन अब गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है, जरा यहां देख लीजिए फटाफट, क्या रखा है गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए। गवर्नमेंट कहती है इफ यू कंप्लीटेड 1 ईयर, तो अगर आप लोगों ने एक
साल कंप्लीट कर रखा है तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे साल का क्या मिलेगा आपको, अगर 2 साल करें तो डिप्लोमा मिलेगा, और अगर वो 3 साल की डिग्री तो 3 साल में मिल ही जाएगी, अगर 4 साल की तो 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो आपने जो जहां कहीं पे भी किसी भी स्किल को जो ऑप्ट किया है या कोई सी भी पढ़ाई कर रखी है तो बेकार नहीं गई है, व्यर्थ नहीं गई है, वो कहीं ना कहीं आप तक ही है। मतलब आपने चीजें कहीं ना कहीं सीखी, क्या है 1 साल क्यों ना सीखी हो, आपको उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। और ना सिर्फ सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा, इट विल इंक्रीज योर एकेडमिक स्कोर। अब एक नया टर्म यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। गाइज हमारे देश में एक नया बैंक खुलने वाला है जिसका नाम होगा हमारा, कौन सा बैंक खुलने वाला है, एकेडमिक बैंक। और हर किसी का उसके अंतर्गत अकाउंट होगा, जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं सबका अकाउंट होगा, आपका मेरा सबका अकाउंट होने वाला है किसके अंदर, एकेडमिक बैंक के अंतर्गत। और उसमें क्या होने वाला है, एट ईच स्टेज योर एकेडमिक क्रेडिट विल बी स्टोर्ड। और अगर आप लोगों ने 1 साल का किया है तो आपका डिजिटली क्या हो जाएगा, आप उसके अंतर्गत जाकर के फाइल करेंगे, एनरोल करेंगे और आपका एकेडमिक स्कोर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और किसके अंतर्गत बात चल रही है, एकेडमिक बैंक के अंदर। और उसके आधार पर वो कहां यूज होने वाला है, यूज इन जॉब। और जैसे आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे और आपका क्या देखा जाएगा, एकेडमिक स्कोर देखा जाएगा। आपके एकेडमिक बैंक से आपका अकाउंट खोला जाएगा और देखा जाएगा इस बंदे के पास में कितनी स्किल्स हैं, इसका एकेडमिक स्कोर क्या कहता है, उसके आधार पर आप लोग को जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सारी की सारी चीजें ये नहीं कि पहली बार हुई, इंडिया में पहली बार हो रही है, बाकी पूरी दुनिया में, अमेरिका में, चाइना में यही सिस्टम अप्लाई किया जाता है। जैसी जिसकी स्किल होती है उसको उस हिसाब से काम दिया जाता है। अब वो जमाने जाने वाले हैं कि किसी को कुछ नहीं आता है और वो कुर्सी पर बैठा हुआ राजा बना बैठा है, और जो जिसको बहुत कुछ आता है वो बेचारा सामने खड़ा है। नहीं, आप डिपेंड करता है जैसी जिसकी पोटेंशियल होगी, जैसी जिसकी एबिलिटी होगी, उसके आधार पे उसको जॉब मिल जाएगा, उसको जॉब दिया जाएगा। आई होप कि ये ठीक तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए, जो जिस लायक हो उसको उस लायक काम मिल जाए। मतलब 100% जॉब सेटिस्फेक्शन, आपने जितनी पढ़ाई करी है आपको उसके हिसाब से आपको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड, ये किसकी बात कर लेता है, ऑनलाइन एजुकेशन विल बी प्रमोटेड। और ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स को प्रमोट करने के लिए है, और साथ साथ में किसको प्रमोट करता है, ऑनलाइन एजुकेशन विल बी प्रमोटेड। जो अभी आप लोग देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, ये भी किसका पार्ट है, ऑनलाइन एजुकेशन का पार्ट है। तो ऐसी चीजों को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, ये भी एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत मानी जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं गाइस कंक्लूजन पे कि एजुकेशन पॉलिसी फाइनली क्या कहती है। तो इट एम्फेसिस ऑन द स्किल डेवलपमेंट। सबसे पहले ये बात करती है किसके ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बात करती है। ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्किल का डेवलपमेंट हो हमारे लर्नर्स के बीच में। मोर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अब ये कुछ ज्यादा ही किसके ऊपर है, चाइल्ड सेंटर्ड है। जैसा जिसका इंटरेस्ट है, जहां भी इंटरेस्ट है, बस आपको क्या करना है, आपके लर्नर को उसी तरफ ले जाना है, उसी फील्ड में उसको क्या बनाना है, मास्टर बनाना है। थर्ड ये बात करता है फोकस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट। अभी केवल एक ही लाइन की तरफ ध्यान नहीं देती कि भाई एकेडमिक पहले भी था, लेकिन जो ओवरऑल डेवलपमेंट कह तो रहे थे लेकिन ऑलराउंड डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा था। हमारे जो इंडिया के स्पेशली लर्नर्स थे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में पीछे हटते चले जाते, क्योंकि उनका जो स्टार्टिंग हो रही थी उनके स्किल डेवलपमेंट की, ये इन चीजों की, तो वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा था। मतलब आफ्टर 12th हो रही थी चीजें। अब गवर्नमेंट ने किसको कहां से अप्लाई कर दिया है, इसको 5th 6th क्लास से अप्लाई कर दिया है। फाइनली ये कहता है फोकस ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज। लर्निंग बाय डूइंग से चीज़ों को सिखाना चाहता है, और मेनली ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फोकस करना चाहता है कि इस पर प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एम्फोसिस करना चाहता है कि जो हमारा लर्नर है उसके पास में एक्वायर्ड नॉलेज हो, मतलब एक्चुअल में जो उसके पास नॉलेज होनी चाहिए वो वाली नॉलेज हो, जिसका यूज़ कर करके वो डेली लाइफ में उसका यूटिलाइज करे और अपने आप को वेल डेवलप्ड कर सके, अपना पूरा संपूर्ण विकास कर सके और ग्लोबली क्या कर सके, कॉम्पिटिट कर सके। दुनिया में कहीं भी चला जाए वो कॉम्पिटिट करने के लिए तैयार हो। समझ में आएगा? तो दिस वॉज ऑल अबाउट, ये सारी की सारी चीज़ें थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा कमेंट कर करके, और ये एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपके जो भी कमेंट्स हो, आपके जो भी सजेशन हो, मुझे इस वीडियो में जरूर बताइएगा। आप लोगों को कैसा लगा? मुझे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी लगी है, बस बशर्ते ये ठीक तरीके से अप्लाई हो जाए, जैसे जिस फॉर्मेट में इसको लिखा गया है उसी फॉर्मेट में ये अप्लाई हो जाए, तो ये हमारे देश के लिए ये फाउंडेशन स्टोन का काम करेगी। 1986 के बाद में जो हमारे नरेंद्र मोदी जी इस चीज़ को लेकर के आए हैं, और ये जिस फॉर्म में लेकर के आए इसी फॉर्म में बस अप्लाई हो जानी चाहिए। उसके बाद आने वाले टाइम पे जो हमारा इंडिया है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डेवलप्ड, और ये आज डेवलपिंग कंट्री है, कल को डेवलप्ड कंट्री जरूर बनेगा आपके और मेरे प्रयासों से। तो अगर गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली, अगर कभी भी कोई भी इस पर अपडेट आएगा तो मैं जरूर बनाऊंगा इस पर वीडियो। मुझसे जुड़े रहिए और डेली जो हमारी रेगुलर वीडियोस चलती रहती हैं इस चैनल पर वो चलती रहेंगी एज इट इज। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।